नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एनिमल टिश्यू से रिलेटेड हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एनिमल टिश्यू पढ़ा था। तो एनिमल टिश्यू जो हम लोगों ने पढ़े थे, एनिमल टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा था। 2 प्रकार हम लोगों ने पढ़ लिया था, एपिथेलियम टिश्यू और हम लोगों ने पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में जो हम लोगों ने बहुत सारे सेल्स के बारे में पढ़ा था, बोन्स पढ़ा था, कार्टिलेज पढ़ा था, टेंडन पढ़ा था, एडिपोज पढ़ा था, एरोलर टिश्यू, ब्लड टिश्यू। तो ये सारी डिटेल्स हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। अब एनिमल सेल में 2 और रह गए हैं कंटेंट, ये दोनों को हम लोग इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। आज हम लोग एनिमल टिश्यू भी पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू को भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं किए थे, जो कि इस लेक्चर में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को भी करेंगे कवर। तो बिना देरी करते हुए हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए आइए। तो मसल्स टिश्यू के बारे में हम ध्यान देते हैं थोड़ा सा, ठीक है? तो हमारे शरीर में अगर हम बात करें तो मसल्स कितने होती हैं टोटल, तो हमारे बॉडी में टोटल मसल्स 639 टोटल मसल्स होती है हमारे बॉडी में, ठीक है? और मसल्स की बात अगर करें तो मसल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो मसल्स टोटल 3 प्रकार के मसल्स होते हैं, ठीक है? कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मसल्स? एक हो जाते हैं वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है? एक होते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स और एक होते हैं कार्डिक मसल्स, ठीक है? वॉलेंट्रिक मसल्स किसे कहते हैं, ठीक है? तो ये स्केटल मटल लिखा हुआ है ना, स्केटल मसल्स, ठीक है? इसे हम लोग वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, ठीक है? स्मूथ मसल्स की बात करें तो इनवॉलेंट्री मसल्स को स्मूथ मसल्स कहते हैं, कार्डिक मसल्स कार्डिक मसल को ही कहते हैं, ठीक है? तो ये सारे डिटेल्स इनके बारे में समझेंगे कि इनवॉलेंट्री मसल्स का वर्क क्या होता है, ठीक है? अच्छा, ये स्केलेटल मसल्स के नाम से भी वॉलेंट्री मसल्स को जाना जाता है, और एक स्ट्रेट STRATED स्ट्रेटेड मसल्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? वॉलेंट्री मसल्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे जो भी ऑल द एक्सटर्नल बॉडी और ऑर्गन्स मूवमेंट अंडर कंट्रोल, ठीक है ना? जो भी हमारे एक्सटर्नल बॉडी के मूवमेंट है जो हमारे कंट्रोल में है, वो आ जाएगा वॉलेंट्री मसल्स उसको कहेंगे, ठीक है? हमारी जो आँख होती है, आँख की लिपिड्स जो है वो भी वॉलेंट्री मसल्स में ही आता है, लेकिन उसकी ब्लिंकिंग हमारे अनकंट्रोल होती है, ठीक है? उसकी जो मूवमेंट हो जाती है, वो जो हो जाती है इनवॉलेंट्री मसल्स में हो जाती है, लेकिन अगर एग्जाम हॉल में आता है आई ब्लिंकिंग, तो वो हम वॉलेंट्री मसल्स में मारेंगे, ठीक है? इनवॉलेंट्री मसल्स की अगर हम बात करें तो इनवॉलेंट्री मसल्स स्मूथ, ठीक है ना, स्मूथ मसल्स को कहते हैं, और इसको अनस्ट्रेट, ठीक है ना, स्मूथ मसल्स, और इसको क्या कह सकते हैं, अनस्ट्रेट मसल्स भी हम इसे कहेंगे, ठीक है ना, अनस्ट्रेट मसल्स, ठीक है? ये क्या होता है, इसको जो होती है इसकी मूवमेंट जितनी होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, ठीक है? ये नीचे हम आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सारा इसमें लिखा रहता है, ठीक है ना? यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ एक्सेप्शन, ये आई ब्लिंकिंग जो होती है, ठीक है ना, वो अनकंट्रोल में होती है, इसलिए इससे मिक्स्ड कंट्रोल भी होता है, ठीक है? और इनवॉलेंट्री मसल्स के बारे में अगर हम जहां तक बात करें तो इनवॉलेंट्री मसल्स हमने यहाँ पे लिखा हुआ है स्मूथ मसल्स कहते हैं, अनस्टेप्ड मसल्स भी कहते हैं, इसके मूवमेंट हमारे अनकंट्रोल होती है, जैसे कि किडनी, लीवर, यूट्रस, ये हमारे अनकंट्रोल होते हैं, ये हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है? टॉयलेट हमें आता है, वो अपने आप वर्क किडनी हमारी करती है, टॉयलेट आता है, हम जाते हैं, हमें सिग्नल आता है, तो भाई हम जाते हैं टॉयलेट करने। लीवर अपना हमारे कंट्रोल में वर्क नहीं करता है, यूट्रस हमारे कंट्रोल में वर्क नहीं करता है, तो ये सब इनवॉलंटरी, यानी अगर हम वोमिटिंग की बात करें, ठीक है ना, तो वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, वो भी इनवॉलेंट्री मसल्स के एक्शन में आता है, ठीक है? लेकिन जो हमारी हार्ट की बात होती है, हार्ट हार्ट भी तो 24 घंटा वर्क करता है, ये भी तो इसकी, लेकिन जो जो वर्क होती है वो इनवॉलेंट्री मसल्स की तरह वर्क करता है, लेकिन ये इनवॉलेंट्री मसल्स में नहीं आता है, ठीक है? इसके लिए हम लोग इसीलिए एक अलग से हम लोग कार्डिक मसल्स पढ़ते हैं, ठीक है ना? तो आप देख ही चुके हैं वॉलेंट्री मसल्स जो हमारे कंट्रोल में वर्क करता है, जो भी हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स है वो हमारे कंट्रोल में वर्क करता है, वॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री की अगर बात करें तो जो हमारे अनकंट्रोल में है उसको इनवॉलेंट्री मसल्स कहेंगे। कार्डिक मसल्स की अगर बात करें तो कार्डिक मसल्स में हमारा हो जाता है, ये कार्डिक मसल्स हमारे हार्ट, जो भी हार्ट के मसल्स बने होते हैं वो हमारे कार्डिक मसल्स कहलाते हैं, ठीक है? अगर इसकी बात करें तो देखिए
जो हार्ट हमारा है वो चौबीसों घंटा वर्क करते रहता है। अगर 1 सेकंड भी हमारा हार्ट रुक जाए तो इंसान की डेथ हो जाएगी, ठीक है ना? तो अगर किसी भी मशीन को आप चौबीसों घंटा अगर गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं, तो गाड़ी को यूज़ होने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है ना, ठीक है? उसी तरह अगर हमारे हार्ट को 24 आवर वर्क करने के लिए इसे एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है? तो हमारे जो भी मतलब कार्डियक मसल्स के जो मसल्स बने होते हैं, वो मोस्टली यहाँ पे हम लोग को माइटोकॉन्ड्रिया इसमें एप्रोक्स 40% टू 45% माइटोकॉन्ड्रिया इसमें पाए जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ये आप लोग को पता है। ये एटीपी जनरेट करता है, जिसके कारण हमारे हार्ट के मसल्स को सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ से मिलते रहता है, ठीक है ना? जैसे सभी को भाई एनर्जी चाहिए, उस तरह कार्डियक मसल्स के लिए कार्डियक मसल्स को भी वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है? अगर हम लोग 1 मिनट के लिए भी सोचे कि भाई अगर ये हमारे वॉलेंट्री मसल्स में अगर ये आता और हम सोचते कि भाई कुछ देर के लिए इसके इसके एक्शन को रोक दें और हम अपना स्लीपिंग मोड में जाएँ या कोई नेचुरली वर्क करे, तो हमारी डेथ हो जाएगी। तो भगवान ने नेचर नेचर को इस तरह से संजोया है कि भाई ये इनवॉलेंट्री मसल्स की तरह वर्क करता है, ये कार्डियक मसल्स है और इसको एनर्जी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत होती है, ठीक है? तो हम लोगों ने यहाँ पे मसल्स के बारे में यहाँ मसल्स कंप्लीट होती है। अब हम लोग थोड़ा-सा नर्व से रिलेटेड नर्व टिश्यू को देखेंगे, ठीक है? तो नर्व टिश्यू जो होता है, इसको हम लोग न्यूरॉन भी कहते हैं, ठीक है? नर्व टिश्यू को इसको थोड़ा-सा हम लोग ऊपर करके देखें, ठीक है? नर्व टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं? इसे न्यूरॉन भी कहते हैं, ठीक है? अगर हम इसकी बात करें लॉन्गेस्ट एनिमल सेल इसकी कितनी होती है, तो ये लगभग 1 पॉइंट ठीक है? 1 टू 1.5 फीट तक इसकी सबसे लंबी होती है ये, ठीक है ना? लॉन्गेस्ट एनिमल सेल इसकी लंबी होती है। और अगर स्मॉलेस्ट की बात करें तो माइकोप्लाज्म, ये याद भी रखिए माइकोप्लाज्म एग्जाम हॉल में पूछा भी हुआ है, ठीक है ना? तो माइकोप्लाज्म सबसे छोटा नर्व टिश्यू है। और लॉन्गेस्ट की बात करें तो लंबाई इसकी सबसे ज़्यादा एनिमल सेल की कितनी होती है नर्व सेल की, तो 1 फीट से 1.5 फीट तक की ये लंबा होता है। डिवीजन और रीजनरेशन की बात करें तो मैक्सिमम रीजनरेशन हमारे बॉडी में कहाँ होता है, तो मैक्सिमम मैक्सिमम रीजनरेशन हमारे लीवर में होता है और मिनिमम रीजनरेशन हमारे ब्रेन में होता है, ठीक है ना? मिनिमम रीजनरेशन हमारे ब्रेन में होता है। और जो हमारा होल बॉडी होता है, पूरा मतलब होल ब्रेन होता है, ठीक है? वो नर्व टिश्यू से बना होता है, ठीक है? अगर हम बात करें नर्व सेल की, तो ये सेल डिवीजन इसमें अंडरगो सेल डिवीजन लिखा है, इसमें सेल डिवीजन मतलब मैच्योर होने के बाद अगर हम बात करें कि अगर हमारा जब तक सेल डिवीजन वर्क होता है, ठीक है? हमारे नर्व सेल हमारे ब्रेन के नर्व सेल में सेल डिवीजन होता है, लेकिन जब ये हमारा मैच्योर हो जाता है तो सेल डिवीजन इसमें नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? आपको मैंने सेल डिवीजन पढ़ाया था, ये सेल डिवीजन कैसे होता है? सेंट्रोसोम से होता है, ठीक है ना? पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया है सेंट्रोसोम से होता है सेल डिवीजन, ठीक है? तो सेल डिवीजन हमारे मैच्योर होने के बाद इसमें नहीं पाया जाता है। तो जिसके कारण अगर हमारा कभी भी नर्वस टिश्यू डैमेज हो जाता है, तो अगर ये डैमेज हो जाता है तो इंस्टेंट रिपेयर नहीं होता है, ठीक है ना? तो अब क्वेश्चन उठेगी कि क्या भाई हमारा जो ब्रेन है वो होली जो मेड होता है नर्व टिश्यू से, तो क्या ब्रेन में भी हमारा कुछ डैमेज होगा तो क्या वो भी मतलब रिपेयर नहीं कर पाएगा? तो नहीं, ये होता है रिपेयर। ये कैसे होता है? ये नर्व टिश्यू से बना हुआ होता है पूरा का पूरा। तो नर्व टिश्यू और ग्लिया ग्लियल सेल से ये दोनों से बना होता है, ठीक है ना? अब ये ग्लियल सेल का वर्क क्या है? तो ग्लियल सेल का वर्क जो होता है, ये हमारे नर्व सेल को प्रोटेक्शन करता है, ठीक है ना? प्रोटेक्ट करता है, प्रोवाइड क्या करता है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन। और ये जो नर्व टिश्यू है उसको प्रोटीन भी प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो हमें नहीं लगता कि अब इसमें नर्व सेल से आपको कोई कंफ्यूजन होगा, ठीक है? तो नर्व सेल ब्रेन ब्रेन जो होता है, ब्रेन में अगर वो डिफ्यूज होता है या कुछ दिक्कत आती है ब्रेन में, तो नर्व टिश्यू मैच्योर के बाद सेल डिवीजन का वर्क नहीं करता। तो ब्रेन में जो हमारा होता है ग्लिड सेल पाया जाता है, जो कि हमारा रिपेयर का भी वर्क करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, हमारे ब्रेन के फंक्शन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना? आगे हम लोग अब देखते हैं स्ट्रक्चर की बात करें न्यूरॉन्स की, तो थोड़ा सा हम एक बार इसके डायग्राम को हम लोग यहाँ देखेंगे, ठीक है?
एक बार हम लोग डायग्राम को देखेंगे तो जो इसके जो जो भी डायग्राम है, अगर हम बात करें डेंड्रिटिक सेल्स की, ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट, ठीक है, ये सारे आपके नोट्स में लिखे रहेंगे, ठीक है, आप इसे समझिए, ठीक है। जो नहीं लिखे रहेंगे, आप लेक्चर के टाइम में जो भी ड्यूरेशन हमारी बात कन्वर्सेशन बहुत सारी नहीं लिखी रहती है, आप उसको अपने मेंशन करेंगे, ठीक है ना। तो आप ये एक बार इसे देख लीजिए, इसे कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं इसे, सेल बॉडी कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, सेल, इसे कहेंगे सेल बॉडी, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक पार्ट्स को हम लोग का क्या कहते हैं, एक्सन कहते हैं, ठीक है। और ये जो होता है पार्ट हमारा क्या होता है, इसे हम लोग इंड प्लेट कहते हैं, ठीक है, ठीक है। डेंड्रिटिक का वर्क क्या है, ये सिग्नल और जो भी मैसेज रहता है उसको ये क्या करता है, रिसीव करता है और हमारे बॉडी को भेजता है, ठीक है। डेंड्रिटिक का क्या होता है, ये सिग्नल को रिसीव करेगा और हमारे बॉडी को भेजेगा, ठीक है ना, ये मैसेज भेजता है। न्यूक्लियस, ये हमारे बीच में ये जो अवेलेबल है इसे न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। सेल बॉडी ऑफ सोमा, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे आप लिख लीजिए, यहाँ पे ये डॉटेड 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 जैसा ये स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके अंदर, ये डॉटेड जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे रहता है। ये क्या करता है, इसे कहते हैं नाइसिल ग्रेनुलर, ठीक है ना, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप सोमा की जगह लिख ले, ठीक है। ठीक है, इसका वर्क क्या होता है, इसका वर्क होता है ये प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, ये प्रोटीन बनाता है, ठीक है ना। ये भी जो डॉटेड डॉटेड इसके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो मैंने आपको बताया, ये प्रोटीन बनाता है, ठीक है। और क्या करता है, न्यूरॉन को ग्रोथ कराता है और उसकी मरम्मत करता है। ये जो हमारा न्यूरॉन है, न्यूरॉन सेल है, नर्व सेल को ही न्यूरॉन कहते हैं। तो जो भी हमारे न्यूरॉन को रिपेयर करेगा, मरम्मत करेगा, प्रोटीन इसको प्रोवाइड कराएगा, प्रोटीन सिंथेसाइज कराएगा, ये नाइसल ग्रेनुलॉल करता है इसे, ठीक है ना। ठीक, एक्सनॉल ये आपको बता ही दे, यहाँ से इसको ये यहाँ से यहाँ तक ये इसे एक्सनल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे मेलिन स्लीथ की, ठीक है। तो मेलिन स्लीथ का वर्क क्या करता है, ठीक है। ये एक्सॉन एक्सॉन के ऊपर जो ये फैटी एसिड है ना, ये, ठीक है ना, ये देखिए जो भी फैटी एसिड है, ठीक है, ये जो भी फैटी एसिड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है की तरह काम करती है, ठीक है। इसका काम नर्व सिग्नल को लीक होने से बचाना, ठीक है। जो भी हमारा सिग्नल होता है उसको लीक होने से ये बचाता है, ठीक है ना। जो भी मतलब मैसेज वगैरह जो भी रहते हैं नर्व सेल से जो भी हमारे जाते हैं उसको लीक होने से बचाता है और फास्ट बहुत जल्दी से इसे आगे भेजता है, ठीक है। मेलिन स्लीथ से आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसका क्या काम है, सिग्नल को बहुत फास्ट भेजता है और ये एक इंसुलेटर की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो एक इंसुलेटर यहाँ लिखेंगे, इंसुलेटर की तरह वर्क करता है, ठीक है, और मैसेज को फास्ट हो जाता है, फास्ट भेजता है, ठीक है। नोड ऑफ रिवराइन के बारे में अगर हम बात करें तो ये सिग्नल को दौड़ाने, ठीक है ना, दौड़ाने के बजाय नोड टू नोड, ठीक है ना, यानी ये जंप कराता है। अब ये देखो, ये कहाँ, ये इसके गैप में है ना, इसी को कहते हैं, ये जो भी गैप जा रहा है इसको नोड टू रिवराइन कहते हैं, ठीक है। तो ये कोई भी मैसेज को ना इसमें दौड़ाने की वजह से, इसमें दौड़ाता नहीं है, ये यहाँ से जंप कराएगा सीधे इस नोड, यहाँ से जंप कराएगा इस नोड, इसी तरह ये नोड करा करा के तुरंत हमारे नर्वस टिश्यू को प्रोवाइड कराता है, सेल बॉडी में आ जाता है तुरंत मैसेज, ठीक है, जिसके कारण हम लोग कोई भी एक्शन तुरंत लेते हैं और उसी एक्शन को ये जो कूद कूद के जो जाता है इसको स्लेटरी कंडक्शन भी कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं हम लोग इसे, स्लेटरी कंडक्शन, ठीक है, इसे कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या बच के, ये कोई मतलब नहीं है, ये एक सेल है, इसके ऊपर रहते हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं,
एक्सटर्नल टर्मिनल ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। मैंने इसमें माइलिन सीट के बारे में बताया जो इम्पोर्टेंट था, मोड ऑफ रियूराइन के बारे में बताया जो जंप कर करके जाते हैं, माइलिन सीधे आपको जो फैटी इंसुलेटर होता है वो सीधे सिग्नल दौड़ाता है, नाइसिल ग्रेनुलिया आपको बताया मैंने, ये प्रोटीन बनाता है, ठीक है। ये डॉटेड स्ट्रक्चर रहता है न्यूक्लियस के आसपास, ठीक है। इसका काम है मरम्मत करना, ग्रोथ कराना न्यूरॉन को, ठीक है। और डेंड्रिटिक का मैंने बताया ये सिग्नल को रिसीव करता है और तुरंत भेज बॉडी को बॉडी तक भेजने के वर्क करता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा अब इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है, ठीक है। जो नहीं लिखी होगी आप उसे एक बार इसमें मेंशन कर लेंगे, ठीक है। और अब हम बात करेंगे, एक मिनट, अब अच्छे से आ रही है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सेंसर न्यूरॉन की, ठीक है। तो सेंसर न्यूरॉन ये क्या कराता है, ठीक है। सेंसर न्यूरॉन ये हमारा जो भी मैसेज होता है, ठीक है, सेंस ऑर्गन से ब्रेन को भेजता है, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के न्यूरॉन होते हैं? न्यूरॉन को दो प्रकार में बताया, एक सेंसर न्यूरॉन और एक मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो सेंसर न्यूरॉन क्या करेगा, ये सेंसर ऑर्गन से ब्रेन से स्पाइनल कोड को भेजता है, ठीक है। ये कहाँ भेजता है? ब्रेन से स्पाइनल कोड की तरफ, ठीक है। और मोटर न्यूरॉन का क्या काम होता है? ये ब्रेन से सेंसर ऑर्गन को भेजता है, ठीक है। अगर हम मोटर न्यूरॉन की बात करें तो ये कहाँ से भेजता है? ये ब्रेन से हमारे ये सेंसर ऑर्गन्स को भेजता है। वो देखिए, इसमें सेंसर ऑर्गन भेजता है सेंसर न्यूरॉन में। एग्जाम में अगर सेंसर लिखा है पहले आप सेंसर भेजेगा बॉडी को, मोटर में ब्रेन भेजेगा सेंसर को, ठीक है ना। बस इसमें इसी चीज को ध्यान रखना है। एग्जाम्पल में जब हम लोग अपना रोड कोई भी क्रॉस करते हैं, ठीक है, रोड को अगर हम लोग क्रॉस करते हैं, ठीक है, बस रहती है, रोड को अगर हम लोग क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो उस वक्त हम लोग का मोटर न्यूरॉन वर्क कराता है कि भाई हम लोग थोड़ा सा यहाँ से जल्दी हटा जाए, ठीक है। हाँ, नहीं तो बस हम लोग को कुचल देगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हम लोग कोई चीज को टच करते हैं सेंसर न्यूरॉन में, ठीक है, कोई चीज को भी टच करते हैं तो वो हमें तुरंत इफेक्ट भेजता है, मैसेज भेजता है, सिग्नल भेजता है कि हाथ हटा लिया जाए, वो गर्म है रॉड, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ से प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू हमारे दो तरह के होते हैं, ठीक है। हम लोग के एनिमल टिश्यू यहाँ से समाप्त हो गए हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ से प्लांट टिश्यू को बहुत जल्द कवर करेंगे, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के हैं। दो प्रकार के मुख्यतः होते हैं, ठीक है। मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं, एक परमानेंट टिश्यू होते हैं, ठीक है। ये मेरिस्मेटिक टिश्यू ही परमानेंट टिश्यू में चेंज हो जाते हैं। कैसे होते हैं आइए देखते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यू की अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं, ये रैपिड सेल डिवीजन होते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू में, ठीक है। मेरिस्मेटिक टिश्यू में रैपिड सेल डिवीजन होते हैं। सेल डिवीजन किस में होते हैं? मेरिस्मेटिक में। लेकिन परमानेंट टिश्यू में ये सेल डिवीजन नहीं होते हैं। सेल डिवीजन रेयर है, या तो अब्सेंट रहेंगे, नहीं तो रेयर ही रहते हैं। जो भी मेरिस्मेटिक टिश्यू जब मेच्योर हो जाते हैं और सेल डिवीजन का वर्क बंद हो जाता है, ठीक है, वो जाके परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम प्लांट की यहाँ थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो मेरिस्मेटिक टिश्यू कितने प्रकार में आ जाते हैं? टूटे हुए एपिकल में आ जाते हैं, इंटर कैलोरी मसल्स में मेरिस्मेटिक्स में आ जाते हैं और लेटरल मेरिस्मेटिक में आ जाते हैं। वहीं पे हम लोग परमानेंट टिश्यू की बात करें तो ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स दो भागों में आते हैं। सिंपल की बात करें तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा में, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स की बात करें तो जाइलम और फोलम में, ठीक है। और ये दोनों इन दोनों के कंपोनेंट है। हम ये सारी डिटेल आगे देखते हैं, ठीक है। हम लोग बात करें मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में तो मेरिस्मेटिक टिश्यू में मैंने आपको बताया ये रैपिड सेल डिवीजन होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये क्लासिफाई ऑन द लोकेशन ऑफ द प्लांट, ठीक है। इसके एपिकल सीट, ठीक है। तो एपिकल जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। एपिकल मेरिस्मेटिक की अगर हम बात करें तो ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक हो जाते हैं शूट एपिकल जो मैंने लिखा हुआ है इसमें, और एक हो जाते हैं रूट एपिकल, ठीक है। तो
फूड एपिकल ये हमारा क्या करता है, इसमें ऑक्सिन, ठीक है ना, ऑक्सिन नाम की हार्मोन होती है जो कि हमारे, ठीक है, जो कि हमारे ऊपर यानी डेवलपमेंट, पेड़ को ऊपर बढ़ने में मदद करता है, ठीक है। शूट एपिकल, ठीक है, ऑक्सिन के कारण ये हमारा अपर की ग्रोथ होती है, और रूट एपिकल के कारण हमारे रूट के नीचे में ग्रोथ होती है। जो रूट की ग्रोथ होती है, ठीक है, तो वो जियोट्रॉपिकल मूवमेंट के कारण होता है, ठीक है। रूट की ग्रोथ जियोट्रॉपिकल मूवमेंट के कारण होता है। और अगर हम लोग इसकी देखें शूट की ग्रोथ, तो ये हमारे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट के कारण होता है, ठीक है ना, जिसकी लेंथ इंक्रीज करते हैं। इंटरसेलुलर मेरिस्मेटिक की अगर हम बात करें, तो ये हमारा नोड और इंटरनोड यानी बीच की कोई भी चीज होती है, अगर वो बीच, जैसे घास हुआ, ठीक है ना, ग्रास, ठीक है, तो ग्रास ऐसे ऐसे, भाई ग्रास की डायग्राम ऐसे बनाने तो नहीं आ रहा है। तो आप ऑब्जर्व करें तो काऊ जो गाय होती है वो घास को खाती है बीज से, तो फिर आप देखेंगे कुछ दिन में वो घास फिर से वही लंबी लंबी बन जाती है। वो कैसे हो जाती है, तो ये इसी 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 सेल के कारण होती है, ठीक है, इसी टिश्यू के कारण होती है, इंटरमेरिस्मेटिक टिश्यू के कारण। यानी जो भी बीज के इंक्रीज लेंथ, स्टीम और ब्रांच होते हैं, इसकी नोड यानी बीज की गांठ को बढ़ाती है ये, ठीक है, इसीलिए इसको इंटरनोड और गांठ भी कहा जाता है हिंदी में, ठीक है ना। ये बीज के स्टीम और ब्रांचेस को डेवलप कराती है, इंक्रीज कराती है, उनकी हाइट में ग्रोथ कराती है। लेटरल मेरिस्मेटिक की अगर हम बात करें, तो लेटरल मेरिस्मेटिक जो होती है, इस ये चौड़ाई, पेड़ की चौड़ाई बढ़ाने में वर्क करता है, ठीक है। ये पेड़ की, पहले पेड़ इतना था तो अब इसकी चौड़ाई इतनी बढ़ गई, तो ये जो होता है इसकी चौड़ाई बढ़ाने के लिए। और ये इंटरमेरिस्मेटिक ये जो है गांठ को इंक्रीज करने के लिए, बांस की गांठ यहाँ से यहाँ फिर हाइट बढ़ी, तो ये बीच की बढ़ी ना, ये इसी को इंटरमेरिस्मेटिक कहते हैं, ठीक है। तो ये हाइट बढ़ाने के लिए, और ये हो गई वाइड, चौड़ाई बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू के अंदर जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम बात करें, तो ये लेटरल मेरिस्मेटिक ये सबसे ज़्यादा, मतलब क्यों ये, जब कैम्बियम नाम की इसमें, कैम्बियम नाम का मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जमा हो जाता है, जिसके कारण इसकी चौड़ाई बढ़ती है, ठीक है ना। इसकी डायमीटर की अगर हम बात करें, क्यों डायमीटर इसकी बढ़ती है, तो कैम्बिकम, कैम्बिकम नाम की केमिकल के कारण इसकी चौड़ाई बढ़ने लगती है, कैम्बियम के कारण, ठीक है। अब परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करें, तो परमानेंट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। सिंपल परमानेंट टिश्यू, परमानेंट कंपाउंड, इसमें सेल डिवीजन मैंने आपको बताया था, सेल डिवीजन एब्सेंट होते हैं, सेल डिवीजन एब्सेंट हो जाते हैं। और हम सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करें, तो ये तीन तरह के होते हैं, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करें तो तीन तरह, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा, ठीक है। तो पैरेन्काइमा क्या करता है, पैरेन्काइमा का वर्क होता है ये फूड को स्टोर करने के लिए, ठीक है। ये इसका वर्क मुख्यतः मुख्यतः क्या होता है, फूड को स्टोर, और क्या करता है ये, फोटोसिंथेसिस पे वर्क करता है, ठीक है। ये दोनों इसमें वर्क करता है। अगर हम बात करें तो ये इसमें ना इतने मतलब गैप होते हैं, ठीक है, तो जिसके कारण ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। इनके सेल्स के बीच में बहुत गैप होते हैं, जिसके कारण ये थिन वॉल और लॉट ऑफ स्पेस, ठीक है ना, ये इसके इसके जो वॉल होती है वो बहुत पतला होता है, जो स्पेस के कारण बहुत ज़्यादा स्पेस इनके इंटर मतलब मसल्स टिश्यू के बीच में हो जाती है, जिसके कारण ये बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम रहता है। अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस पैरेन्काइमा, ठीक है ना, यहाँ पे किसे दिया हुआ है, ये पैरेन्काइमा, ठीक है, पैरेन्काइमा और क्लोरोफिल मिलके क्लोरेन्काइमा बनाता है, ठीक है। इस ये एग्जाम में आया हुआ है, पैरेन्काइमा और क्लोरोफिल मिलके कोलेनकाइमा बनाता है। उसी तरह हम लोग अगर पानी में देखें, तो पैरेन्काइमा और एयर स्पेस, अगर जो भी पानी में तैरने वाला रहता है उसके बीच में जो भी हवा, पौधे के बीच में ऐसे प्लांट तैर रहा है, ठीक है, और एयर गैप जो भी रहता है, जिसके कारण ये ऊपर फ्लोटिंग करता है, बायोन्सिंग लगाता है, ऊपर फ्लोटिंग करता है, तो जिसके कारण ये अगर एयर स्पेस पैरेन्काइमा मिलके क्या बनाएंगे, एरेन्काइमा, क्लोरोफिल और पैरेन्काइमा मिलके बनाएंगे कोलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पैरेन्काइमा का मुख्य मुख्य काम क्या है, फूड को स्टोर करना, ठीक है।
उसी तरह अगर हम बात करें कि कोलेनकाइमा, तो कोलेनकाइमा ये हमारा फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी पहुंचाता है। ठीक है, ये फ्लेक्सिबिलिटी पहुंचाता है और जिसके कारण ये जो, ठीक है, और जो भी हमारे डेड सेल होते हैं, इसके कॉर्नर में ही डेड सेल होते हैं। ठीक है ना, इसके कॉर्नर में डेड सेल होते हैं। ठीक है, इसके अब जैसे जो हम लोग आलमंड खाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आलमंड का एग्जांपल हमने दिया हुआ है। आलमंड के कॉर्नर के टफनेस होते हैं। ये कॉर्नर में टफनेस क्यों होते हैं? इस तरह के बहुत सारी चीज को देखिएगा। प्लांट के, पेड़ के पौधे के इधर जो होते हैं, ठीक है, वो क्यों, मतलब ये कॉर्नर में टफनेस ऐसा नोकीला जैसा क्यों बन जाता है? तो ये कोलेनकाइमा के कारण बन जाता है। ठीक है, तो ये जो इसकी जो थिक कॉर्नर हो जाती है, वो क्यों हो जाती है? तो थिक कॉर्नर होने का कारण है, यहाँ पे पेक्टिन नाम की एक ग्लू होती है। ठीक है, पेक्टिन नाम की, हम यहाँ पे लिख देते हैं, पेक्टिन नाम की एक ग्लू होती है। ठीक है, ये एक केमिकल ग्लू है जो कि वहाँ जमा होता है, जिसके कारण इसका थिक वॉल हो जाता है। और जिस जैसे ही थिक वॉल होता है, इसकी सॉफ्ट वॉल हमने बताया था। ठीक है, गैप के कारण सॉफ्ट वॉल हो जाता है और यहाँ पे ये ज़्यादा जमा होने के कारण इसका थिक वॉल हो जाता है और थिक वॉल होने के कारण यहाँ हार्डनेस आ जाती है। ठीक है, और ये क्या होता है? पेक्टिन। और इसी के कारण ये लचीला रहता है। ठीक है, कितने भी आंधी तूफान आते हैं, हमारे ब्रांचेज वगैरह आप देखेंगे पेड़ के, वो टूटते नहीं है, वो लचीलापन रहते हैं, यही पेक्टिन के कारण। ठीक है ना, पेक्टिन ग्लू के कारण। और वही हम बात करें स्केलन कायमा में, तो ये टोटली ये डेड सेल होता है। ठीक है, और ये फुल्ली हार्ड होता है। ठीक है, ये फुल्ली हार्ड होता है। अगर हम बात करें एग्जांपल में, तो कोकोनट गवावा, ठीक है ना, ये फुल्ली हार्ड होता है और इसमें जो लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है। हार्ड क्यों होता है? तो लिग्निन नाम का ये केमिकल है, ये वाटर प्रूफ, मतलब वाटर प्रूफ की तरह ये वर्क करता है। जहाँ पे एक बार जैसे ये लग जाता है, ये सीमेंट की तरह हार्डनेस हो जाता है और उसके अंदर के जो भी सेल होते हैं उसको डेड कर देता है। और ये लिग्निन डिपोजिशन के कारण ही ये मतलब डेड सेल हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। जैसे इसका पेक्टिन के कारण यहाँ पे टफनेस होता है और ये हमारे बॉडी के पूरे पार्ट में ये मतलब उसको कवर कर लेते हैं, जिसके कारण ये हार्डनेस एकदम बना जाता है। अगर इसकी एग्जांपल मैंने आपको बता ही चुका, कोकोनट और गवावा, ये फुल डेड टिश्यू है। ठीक है, मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। ठीक है, हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा सिंपल टिश्यू कवर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में देखेंगे, समझेंगे। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? तो ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक जाइलम और फोलम। और दोनों की बात करें तो जाइलम का काम है वाटर सप्लाई करना, कराना हमारे कहाँ से? मिट्टी से। ठीक है ना, वाटर और मिनरल हमारे पूरे बॉडी में सप्लाई कराना। ये कहाँ से कराते हैं? मिट्टी से। और फोलेम की बात करें तो ये हमारे ट्रांसलोकेट करते हैं फूड, फूड डिस्ट्रीब्यूशन के ये काम करते हैं। इनकी अगर हम फ्लो की बात करें तो ये यूनी डायरेक्शन करते हैं, यानी नीचे से, रूट से लीफ तक, तो यानी यूनी डायरेक्शन अपवर्ड में जाते हैं। और ये हमारा भोजन अगर बनाते हैं तो ये मल्टी डायरेक्शन, ये कहाँ से? तो खाना हम लोग का कौन बनाता है? पत्ती बनाती है और सारे पार्ट में फॉलेम उन्हें पहुंचाता है। अगर हम इनके ड्राइविंग मैकेनिज्म की बात करें तो ये कैपिलरी एक्शन पे वर्क करते हैं। ठीक है, और इनकी बात करें तो ये ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीफ टू सिंक। ठीक है, तो ये छोटे-छोटे छिद्र से हमारे खाने को पत्तों से सभी जगह ट्रांसपोर्ट कराते हैं फूड को। ठीक है, तो थोड़ा-सा हम इनके कंपोनेंट के बारे में भी थोड़ा-सा समझ लेते हैं। यहाँ पे कंपोनेंट मेंशन नहीं है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा देखते हैं कहाँ पर गैप है। ये जो मैंने यहाँ पे कंपोनेंट आपको बताया है जाइलम और फोलम के, तो कुछ आप लिख लीजिएगा, सम कंपोनेंट ऑफ जाइलम। ठीक है, और जाइलम के कुछ कंपोनेंट के बारे में हम यहाँ देखेंगे। तो पहला हम लोग ले लेते हैं ट्रेचेट्स। ठीक है, पहला हम लोग किसे लेंगे? ट्रेच को लेंगे। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं। इस इसके अंदर छोटे छोटे पिट्स होते हैं। ठीक है ना, छोटे छोटे छेदे होते हैं जिससे होकर पानी ऊपर चढ़ता है। जाइलम का काम है पानी को
कहाँ से? रूट से ऊपर तक ले जाना, यूनि डायरेक्शन में जाता है। तो पानी यही मुक्तरा ये ट्रिच जो है ये डेड सेल है, ये डेड कोशिकाओं से बना होता है, ठीक है। और इसी के थ्रू पानी हमारे हर एक बाल इसके छोटे-छोटे छिद्र होते हैं जिसके थ्रू पानी ऊपर चढ़ता है। तो पानी का इसका काम क्या है? पानी इससे ऊपर चढ़ता है, ठीक है, इसके छोटे-छोटे छिद्र से। सेकंड की अगर हम बात करें तो और कंपोनेंट क्या है? इसके वेसल्स हैं, ठीक है। ये भी डेड सेल से बने हुए थे, ये भी डेड सेल से बने हुए थे हम, ठीक है। इसका काम क्या होता है? तो ये मेन वाटर ट्रांसपोर्ट पाइपलाइन फर्स्ट वे, ये ही मेन है, ठीक है। इसी के ये एक पाइपलाइन की तरह होता है जिससे पानी बहुत तेजी से ऊपर की तरफ ये जाता है। मेन वाटर सप्लाई इसी वेसल से ही होता है, ठीक है। ये छोटे-छोटे छिद्र जो होते हैं इसके, इससे पानी ऊपर चढ़ता है। पानी जाता किससे? तो वेसल से जाता है। और अब हम बात करेंगे तीसरा, ये है जाइलम, जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। ठीक है, ये जिंदा, ये मतलब जिंदा सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है, लिविंग सेल से, ठीक है, ये जिंदी सेल से बने होते हैं। इनका मुख्यतः अगर हम काम देखें तो ये फूड को स्टोर करता है, ठीक है, ठीक है। अगर जाइलम पैरेन्काइमा एग्जाम में आते हैं तो जाइलम आप देख के ये ना समझिए कि सिर्फ फूड का इसका तो काम ही नहीं है, ये तो सिर्फ वाटर सप्लाई करता है। जाइलम के साथ अगर पैरेन्काइमा लगा हुआ है तो ये फूड भी स्टोर करेगा और साइड से पानी को फ्लो कराने में मदद करेगा, ठीक है। इसमें साइड से फूड स्टोर और साइड से पानी का फ्लोनेस करता है। और हम चौथे की बात करें तो ये जाइलम ऑफ स्केलेनकाइमा यहाँ लिखेंगे, ठीक है, जाइलम ऑफ, ठीक है, स्केलेनकाइमा, ठीक है ना। तो इसका वर्क अगर हम बात करें, ये भी डेड सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है। अगर हम सिर्फ इसमें देखें तो यही एक लिविंग सेल से बने होते हैं, ठीक है। और बाकी सब प्लांट सेल में डेड सेल से ही बने हुए होते हैं। अगर हम इसकी बात करें वर्क का, तो ये पानी तो नहीं ट्रांसपोर्ट कराता, लेकिन ये कुछ मैकेनिकल सपोर्ट देता है ताकि पेड़ सीधा खड़ा रह सके, ठीक है ना। पेड़ को स्ट्रक्चरल प्रोवाइड कराता है स्केलेनकाइमा, ठीक है, सीधा खड़ा होने में उनकी मदद करता है। ये पानी को ट्रांसलोकेट नहीं करता, स्ट्रक्चरल उनको प्रोवाइड कराता है। ये भोजन को स्टोर करता है, पानी को साइड से निकलने देता है। मेनली पानी यहीं से एक पाइपलाइन से सप्लाई होती है और इसका छिद्र जो होता है, इसके छिद्र से पानी ऊपर चढ़ता है। तो ये हमने जाइलम के बारे में डिटेल समझा। अब हम थोड़ा-सा यहाँ पे समझेंगे इसके बारे में, फोलेम के भी इस तरह से कुछ कंपोनेंट होते हैं, उसको भी हम लोग एक थोड़ा-सा समझ लेते हैं। ठीक है? तो अब थोड़ा-सा हम लोग फोलेम के बारे में भी एक बार समझ लें यहाँ पे, ठीक है? तो इसके भी 4 तरह के होते हैं। एक होते हैं सीड ट्यूब, ठीक है? ठीक है? सीड ट्यूब का क्या क्या वर्क होता है? ये जीवित कोशिकाओं से बना होता है, ठीक है ना? ठीक है? और इसका क्या काम होता है? ये फूड को ट्रेवल कराता है हमारे सारे पार्ट्स में, ठीक है? अब ये फोलेम का काम होता है फूड डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उसके अंदर का कंपोनेंट की अगर आप बात करें तो सी ट्यूब होता है, वो फूड को सारे पार्ट में, फूड को सारे जगह सी ट्यूब के द्वारा पहुंचाया जाता है। दूसरा हम बात करें तो स्वीप प्लेट आ जाते हैं, ठीक है, स्वीप प्लेट। इसकी वर्क की बात करें, ये क्या करता है? ये चलनी जैसी दीवार होता है जो कि भोजन को बहने का रास्ता देता है, ठीक है ना। इसका देखेंगे तो चलनी के जैसा इसका दीवार होता है, जो कि आप देखे होंगे कि बहुत सारा एक कोई भी पत्ते या छोटे से पत्ते के टहनी को आप साग को तोड़िएगा, उसमें देखिए ना रेशा रेशा जैसे छोटा छोटा छिद्र रहते हैं, छिद्र, और उसमें जाली जैसे स्ट्रक्चर बने रहते हैं। तो वही वही सीड ट्यूब है, ठीक है। और ये क्या करता है? ये मतलब भोजन को बहने के लिए रास्ता देता है।
दूसरी अगर हम तीसरे की बात करें तो एक आ जाता है कॉम्पेनियन सेल। ठीक है, कंपेनियन सेल का ये स्यू ट्यूब के कामों को कंट्रोल करता है और और इसमें प्रेशर की कुछ कमी अगर रह जाती है तो ये उसी की तरह वर्क करता है, उसके कामों की तरह ही वर्क करता है और उसके प्रेशर को थोड़ा सा इंक्रीज कराने में इसका मदद होता है। ठीक है, कंपेनियन सेल अगर प्लांट सेल में आता है तो याद रखिए ये प्रेशर इंक्रीजिंग का काम करता है। ये चलनी की तरह इसका है जो कि भोजन के लिए रास्ता देता है। सीव ट्यूब का क्या है कि ये फूड हमारे सारे पार्ट में ट्रेवल कराता है, सारे पार्ट को फूड प्रोवाइड कराता है। ठीक है, चौथा अगर हम बात करें तो इसमें आ जाते हैं फोलन पैरेन्काइमा, जो कि भोजन को स्टोर करना इसका काम है। ठीक है, फोलन फोलन पैरेन्काइमा। ठीक है, इसका क्या काम है? ये भोजन को स्टोर कराने में इसका वर्क होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से इस चैप्टर को कंप्लीट हुए, हमने सारे आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल हम लोगों ने कंप्लीट यहाँ पे कवर किया। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से देखेंगे जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ था। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया था, तो कुछ पीछे लेक्चर के भी आएंगे यहाँ पे क्वेश्चन, और आज हम लोगों ने जितना कवर किया है उस ये भी सारे क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स, ठीक है, इज नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट सेल। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है? पहला ऑप्शन है लीफ, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, तीसरा ऑप्शन है लिकोप्लास्ट, चौथा ऑप्शन है आपका क्रोमोप्लास्ट, और जो पांचवा ऑप्शन है ई या नन ऑफ दिस मोर वन ऑफ द एबव। बीपीएससी पैटर्न पे था पुराने की तरह। चलिए मारिए। ठीक है, तो इसका आंसर है आपको क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को ही किचन ऑफ द सेल कहते हैं। याद है ना, हम लोग पत्ते को किचन ऑफ द क्या कहते हैं और क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, किचन किसे कहेंगे? पत्ती को, और किचन ऑफ द सेल क्लोरोप्लास्ट को। ठीक है, यहाँ पे सेल की बात की है हम लोगों ने। जिनको नहीं पता वो पिछले लेक्चर को जाके एक बार फिर से देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट मेटल इज फाउंड एट द कोर ऑफ द क्लोरोफिल मसल्स। ठीक है, क्लोरोफिल अणु के केंद्र में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व या धातु पाया जाता है? आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, या नन ऑफ दिस एबव मोर वन ऑफ द एबव। ये भाई क्वेश्चन कई बार रिपीट किया हुआ एग्जाम का। ठीक है, तो इसका आंसर है मैग्नीशियम। ठीक है, बी है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। Millennium bones are a structure characterize the presence of the which of the following। स्तनधारियों की हड्डी की संरचनात्मक विशेषता निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? कॉन्ड्रियन सिस्टम, साइनोवियल कैविटी, हर्बेसियन कैनाल सिस्टम, पोलर कैप। ठीक है, तो इसकी आंसर है सी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4। विच टाइप ऑफ epithelium tissue is majorly response for the diffusion of material across the alveoli of lungs। जिसके ऑप्शन है क्यूबाइडल एपिथेलियम, ट्यूमुलर एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम, या क्रिटिकल सिलिएटेड एपिथेलियम, या नन ऑफ दिस या मोर वन ऑफ द एबव। तो इसके हैं सोकस एपिथेलियम। ठीक है, ठीक है ना, ये याद है ना, मैंने आपको बताया था एलोवियल ऑफ द लंग्स, ये सब किससे बने होते हैं? तो इसी से बने होते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। टेंडोन इज स्पेशलाइज्ड फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू
दैट परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। यहाँ पे मैंने टेंडोन की बात की है, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं ये टेंडोन किसे कनेक्ट करता है? कनेक्ट टू बोन, कनेक्ट मसल टू बोन, कनेक्ट स्किन टू मसल्स, कनेक्ट कार्टिलेज टू बोन। आप अपना आंसर मारिए। तो टेंडोन हम लोग का मसल से बोन को करता है, बोन से बोन को करता नहीं है टेंडोन, स्किन से भी नहीं करता है, और कार्टिलेज यहाँ पे कहाँ से आ जाएगा भाई? कार्टिलेज को बोन से नहीं करेगा, यानी जो मसल्स होता है उसको बोन से। हम लोगों ने बताया था ना लिगामेंट और टेंडोन दोनों के बारे में, ठीक है। तो टेंडोन क्या होता है? वो मसल्स होता है, मसल्स को बोन से कराता है टेंडोन, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्लेस्टाइड्स, ठीक है। प्लेस्टाइड्स के बारे में देखेंगे। अमाइलोप्लेस्टाइड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरिंग ऑयल, ठीक है, हमने बताया था। यहाँ पे स्टेटमेंट कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड है, और अब तक के जो भी पैटर्न चल रहे हैं ना, यही पैटर्न चल रहा है। अभी इस दिन 1799 का दरोगा का आया, पेपर लीक तो हुए हैं, ठीक है। आप देखेंगे तो मोस्टली स्टेटमेंट क्वेश्चन ही रहे हैं, इसी तरह के क्वेश्चन रहे हैं। और अब तो भाई जिन्हें दरोगा का भी जो टीचर यहाँ पे करा रहे थे पटने में तैयारी, अब वो भी भाई वो भी अच्छे से उनको पढ़ने पड़ेंगे। विदाउट अच्छे से पढ़े हुए वो भी अब दरोगा का भी तैयारी नहीं करा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो इसको देखेंगे। तो एलामोप्लास्ट जो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? स्टोरिंग ऑफ द ऑयल एंड द फैट्स इन प्लांट लाइक मस्टर्ड, ठीक है। 6 की बात क्वेश्चन ये सेकंड की बात करें तो लाइकोपेन इज द क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर इन टोमेटो, ठीक है। and the leucoplast are the colored plastide found in the flower to attract insect, ठीक है। तो which of the following statement is given above is are correct। तो हमें करेक्ट इसमें बताना है कि कौन सा एक सही है, दो सही है, तीनों सही है, कौन सा सही है, ठीक है। तो मैंने अमाइलोप्लास्ट बताया है आपको, इसका सिर्फ कौन सा सही है? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिर्फ सेकंड सही है। ये जो लाइकोपेन होता है, ठीक है, ये रेड कलर और टोमेटो ये लाइकोपेन में ही मिलते हैं, ठीक है। तो ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज राइट। एंड ईओप्लास्ट स्टोर द ऑयल, ठीक है ना, एमेलोप्लास्ट नहीं, ईओप्लास्ट स्टोर करते हैं। कौन सा करते हैं? इलियोप्लास्ट करते हैं, ऑयल को स्टोर करते हैं। और अगर बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है। तो लाइकोपेन जो होते हैं वही पिगमेंट जो रिस्पॉन्सिबल रेड कलर के लिए होते हैं। तो सिर्फ केवल ऑप्शन सेकंड सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। यहाँ से क्वेश्चन आज के आपके आ गए, आज मैंने पढ़ाया है। जो प्लांट सेल कंटेन स्केटर, ठीक है ना, स्केटर्ड यूनिट ऑफ गोल्गीज बॉडी नोन एज डाइको डाइ डाइसोटोस डाइटो डाइक्टोसोम, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है आपका सेंट्रोसोम आर एक्टिवली प्रेजेंट इन प्लांट नियरली न्यूक्लियस टू असिस्ट इन सेल डिवीजन, ठीक है। ऑप्शन आपका थर्ड है द सेल वॉल ऑफ फंगी इज मेड ऑफ काइटिन वेयर एज द प्लांट सेल वेयर मेड ऑफ द सेलुलोज। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से आपको ऑप्शन से बताना है कि कौन सा और स्टेटमेंट सही है, पहला, दूसरा, तीसरा। चलिए इसको मारिए आप क्वेश्चन को एक बार, ठीक है। तो प्लांट सेल में डाइकोटोजम बताए थे मैंने आपको, होता है गोल्गिस बॉडीज को ही कहते हैं, ठीक है। यूनिट स्कैटरिंग करता है कौन? गोल्गिस बॉडीज, जिसमें एक्रोसोम और लाइसोसोम दोनों होते हैं। लाइसोसोम में डाइक्टोसोम मैंने बताया था आपको। ये स्टेटमेंट 1 सही है। अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, सेंट्रोसोम आर एक्टिवली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। अब ये मैं आपको बताया था सेंट्रोसोम क्या करता है सेल डिवीजन से रिलेटेड,
तो ये एनिमल सेल का होता है, तो ये प्लांट सेल में तो होगा ही नहीं। प्लांट सेल में क्या होता है, तो पोलर कैप होता है, ठीक है, वो सेल डिवीजन का काम करता है। तो स्टेटमेंट 2 सही है, गलत है, ठीक है। सेल वॉल फंगी इज मेड ऑफ काइटिन, मैंने बताया था सेल फंगी का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन से बना होता है। वेयर एज सेल वॉल आर मेड ऑफ सेलुलोज, ये भी सही है। तो यानी आपका 1 और 3 सही है। 1 और 3 किसका है? 1 और 3 आपका ऑप्शन सी का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को हम थोड़ा सा देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारे रिगार्डिंग द कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड पूछ रहा है। तो कार्टिलेज का जो होता है वो कार्टिलेज कनेक्टिंग द ओजियस प्रोटीन एंड हाईली रिच इन द कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट, बताया था, कुछ याद आ रहा है? चलिए ऑप्शन सेकेंड को देखेंगे। एडिपोस टिश्यू कनेक्टेड कंटेन एडिपोसाइट एंड एक्ट एज अ थर्मल इंसुलेटर ऑफ द बॉडीज, बहुत सही। और थर्ड ऑप्शन है इसका, ब्लड इज फ्लूइडिक कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिंग अ मार्ट, ठीक है, मैट्रिक्स सेल प्लाज्मा, ठीक है। तो इसके आप ऑप्शन बताइए, ए बी सी ऑप्शन में से कौन से सही है, ठीक है। चलिए तो इसको देखते हैं। कार्टिलेज जो होते हैं, पहले वो बताइए वो कनेक्टिंग टिश्यू है पहले। कंटेन ओजियस प्रोटीन, ठीक है, हाईली कैल्शियम कार्बोनेट साल्ट, ठीक है। कार्टिलेज सी टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, और इसमें ओजियस प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बोन्स में ओजियस पाए जाते हैं और हार्ड साल्ट होते हैं, और कार्टिलेज में प्रोंडीन पाए जाते हैं, ठीक है। कार्टिलेज में प्रोंडीन प्रोटीन पाए जाते हैं। किस तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। तो एडिपोज कनेक्टिंग ये आपको बताया था, ये एज ए इंसुलेटर का वर्क करता है, हीट फैटी होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सेकंड सही है। ब्लड को फ्लूइडिक कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन सेकंड भी सही है। तो दो और तीन किसका है? 2 और 3 आपका बी ऑप्शन है। तो ये आपका 8 का क्या हो जाएगा? बी। अगर हम 9 की बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। पहला है द लाइट रिएक्शन आल्सो नोन एज द हीलमैन रिएक्शन, ठीक है, ऑकर्स इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, यहाँ से। चलिए अब सेकेंड को हम लोग पढ़ते हैं। द डार्क रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ CO2 एंड प्रोड्यूस द ग्लूकोज ऑकर इन द ग्रेनम। थर्ड ऑप्शन की बात करें, राइबोजेन 1 एंड 5 बाइसोफेट, जिसको हम लोग RUBHS कहते हैं, एक्ट लाइज ए CO2 एक्सेप्टर ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन। तो ऑप्शन बताइए कौन कौन तीनों सही हैं। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। लाइट रिएक्शन जो होता है ये ग्रेनम और डार्क इन स्ट्रोमा में होता है, ठीक है। कहाँ होता है लाइट रिएक्शन? ग्रेनम और डार्क इन स्ट्रोमा। मैट्रिक्स हमने आपको बताया था, स्ट्रोमा और मैट्रिक्स, ठीक है, यहाँ पे होंगे। ये लाइट रिएक्शन हिलमैन रिएक्शन बता रहा है, ऑकर इन क्लोरोप्लास्ट और स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट बता रहा है, जो कि होता है ग्रेनम में। स्ट्रोमा और ग्रेनम में होता है, तो ये गलत है। सेकंड की बात करें कि डार्क रिएक्शन इन्वॉल्व CO2 प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑकर द ग्रेनम, यहाँ पे ग्रेनम वर्ड लगा के ये गलत किया है, ठीक है। तो आपका ये सही है, ऑप्शन थर्ड सही है। ये जो थर्ड दिया हुआ है ये आपका सही है, यानी राइबोसोम वन में CO2 एक्सेप्टर होता है, ठीक है, ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन। बहुत सही है इसका, राइबोसोम का जो रिलेटेड दिया, तो ये सिर्फ थर्ड सही है। तो इसका आपका 9 का हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनिमल टिश्यू, ठीक है। तो एनिमल टिश्यू से रिलेटेड जो दिया है इसका देखेंगे।
germinal epithelium play a role in sperm spermatogenous or oogeneous in adult. ठीक है। सेकेंड है ciliate epithelium is found the lining in upper respiratory tract। और थर्ड है द ह्यूमन बॉडी कंटेन 206 मसल्स। ठीक है। तो आप अपने ऑप्शन को इसमें बताइए कौन से इसके सही है क्वेश्चन नंबर 10 के। ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार फिर से स्टेटमेंट को अच्छे से देखिए। तो मैंने जर्मिनल एपिथेलियम से रिलेटेड आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है। एनिमल सेल का ये जो रोल इसके लिखे हुए हैं एकदम सही है। ओजस और ये आपको सेक्सुअल से रिलेटेड हमारे वर्क करते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है। मेल और ये हो गया फीमेल का, आपका ये सही है। सिलेट एपिथेलियम से रिलेटेड जो मैंने आपको बताया था रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को करता है, ये भी आपका सही है। ह्यूमन बॉडी कंटेंट, अच्छा ये बताइए मैंने 206 इसके हो जाते हैं कितने 639 मसल्स होते हैं। ठीक है। जिसके कारण ये आपका थर्ड ऑप्शन गलत है। ठीक है ना। तो आपके अब आप अपना आंसर खोजिए कौन है पहला और दूसरा। तो ये आपके ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, यहाँ से आपके थोड़े से एसेशन और रीजन वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, स्टेटमेंट के हो जाएंगे। आपका ऑप्शन ए जो रहेगा यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट सही रहेगा। ठीक है। और आर जो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन करेगा। अगर हम बी की बात करें तो बोथ स्टेटमेंट यहाँ पे सही रहेगा, लेकिन आर जो है वो उसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करेगा। अगर हम बात करें सी ऑप्शन की तो ए सही है, आर गलत है। डी की बात करें तो ए गलत है, आर सही है। और ई जो है आपका नॉन ऑफ दिस। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखते हैं। 11 क्या कहते हैं। तो प्लांट सेल हैव देयर न्यूक्लियस पोजीशन नियर द पेरिफेरी रेदर देन द सेंटर। प्लांट सेल न्यूक्लियस पोजीशन, ठीक है, रेदर देन द पेरिफेरी देन द सेंटर। आप बताइए, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। प्लांट सेल प्रोसेस परमानेंटली लार्ज साइज वॉल्कुलस एंड पुश द न्यूक्लियस टुवर्ड द बाउंड्री। तो आप अपना ऑप्शन बताइए कौन से आपके सही है। तो क्वेश्चन नंबर ए के हो जाएंगे, दोनों ही सही हैं आपके। ठीक है। हमने आपको डायग्राम में इसका बताया भी था प्लांट सेल का करके। ये हमारे न्यूक्लियस पेरिफेरी सेंटर से हट के नीचे बने हुए रहते हैं। ठीक है। तो स्टेटमेंट इसके बहुत सही रहेंगे क्योंकि लार्ज वॉस्कुलस के कारण ये शिफ्ट कर जाता है न्यूक्लियस पेरिफेरी के पास। ठीक है। क्वेश्चन 12 को हम देखेंगे। इन मोनोकोट प्लांट लाइक सुगर केन माइज फूड इज मेजरली प्रिपेयर्ड बाय द C4। ठीक है, साइकिल पाथ। और इसके जो आर ऑप्शन है ये बता रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ C3 साइकिल पाथ वे डिस्कवर्ड बाय द हैकल एंड स्लैक। ये भी बताइए आपकी क्या दोनों स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट सही है आपके। ठीक है। तो इसमें हो जाएंगे बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड हाईली माइक्रोकॉन्ड्रिया प्रिवेंट द फेग्यूट। ठीक है। आपके दोनों ही स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। कंसीडर द मसल्स डज नॉट। हमने 13 किया ना अभी। ये हम लोगों ने 12 में क्वेश्चन किया था ना। ये क्वेश्चन नंबर 12 एक मिनट। कंसीडर मोनोकाइट प्लांट, ये सही है। ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल, ये हैकल एंड सोल, ये आपको बैक्टीरिया से रिलेटेड थ्योरी दिए थे, तो ये डिस्कवर इनका कहाँ से करेंगे। ये आपका सही नहीं है।
ये ए ऑप्शन आपके करेक्ट है और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी नहीं कर रहे हैं, वो आंसर है भी नहीं। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। बोथ करेक्ट cardiac muscles do not figure cardiac muscles do not figure easily and work continuously throughout life। ठीक है। कार्डिक मसल्स नॉट फिगरली इजली एंड वर्किंग थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, थ्रू आउट लाइफ वर्क करता है, सही है। और कार्डिक मसल्स स्ट्रक्चरली यूनिक एंड द प्रोसेस एक्सप्लेनेशनली हाई नंबर ऑफ माइक्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये इसके बोथ सही है और माइक्रोकॉन्ड्रिया ज़्यादातर रहता है जिसके कारण हमारा कार्डिक मसल्स लंबे समय तक वर्क कर पा रहा है। और इसमें कम से कम 40 to 45% हमारे कार्डिक मसल्स के पास माइक्रोकॉन्ड्रिया रहते हैं और इसी के कारण ये एनर्जी जनरेट करता है जिसके कारण हमारा कार्डिक मसल्स वर्क कर पाता है। ठीक है, थ्रू आउट लाइफ। 14 की बात करें, द ह्यूमन चेस्ट, ठीक है, डज नॉट कोलैप्स इवन व्हेन देयर इज लेस एयर इन इट। और आर की बात करें, द चेस्ट इट प्रोवाइड विथ सपोर्टिंग सी शेप रिंग मेड ऑफ हार्ड बोन टिश्यू। पहले तो ये हम अगर चेस्ट की बात करें तो वो हार्ड बोन तो होता ही नहीं है। ठीक है ना, हार्ड बोन तो जो मुर्गे के हम लोग खाते नहीं है, जो जब हम लोग बोन खाते हैं तो नीचे में कुरकुरा टाइप का एक जो हड्डी रहता है, ठीक है, वो हार्ड बोन तो होता है नहीं, वो सॉफ्ट बोन होता है। ये कार्टिलेज में वो आता है। ठीक है ना, और कार्टिलेज सी टाइप कार्टिलेज का तो दिया है लेकिन मेड ऑफ हार्ड बोन, ये गलत है। ठीक है ना। ठीक है, ये टेस्ट सही है लेकिन ये गलत है, हार्ड बोन नहीं होगा। और अगर बात करें इसकी ए की, द ह्यूमन टेस्ट इज नॉट कोलैप्स लेस इन एयर इट, तो ये सही है। ठीक है, इसका ए ऑप्शन सही है, आर ऑप्शन गलत है। ठीक है। 15 की क्वेश्चन बात करें तो एडिपोज टिश्यू हेल्प इन द बॉडी स्टे वार्म ड्यूरिंग हार्श कोल्ड। एडिपोज हमने बताया था इंसुलेटर का वर्क करता है, तो ये हमें लग रहा है ये आपका सही है। ठीक है। ऑप्शन आर की बात करें, एडिपोसाइट्स स्टोर फैट मटेरियल अंडर द स्किन एंड विच एग्जैक्टली इंसुलेटर हीटेड, ये भी आपका सही है। ठीक है ना, ये आपका दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक है। इस लेक्चर में हम लोगों ने प्लांट सेल और एनिमल सेल को कवर किया। कुछ हम लोगों ने क्वेश्चंस को भी इसमें लगाए, हम लोग बहुत अच्छे से हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर अब हम लोग अपना न्यूट्रिशन इन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगले चैप्टर में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट करके देखेंगे। और अगर आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा लग रहा है कि हाँ भाई हमारे हेल्पफुल है, हमारे एक्सप्लेनेशन से एग्जाम से रिलेटेड, सर इसमें कुछ हमारे डाउट को क्लियर कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाएँ जिनको इसकी ज़रूरत है। और आपको अगर लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।